बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि स्टूडेंट को एतबार और ट्रस्ट हो कि हम जिससे लेक्चर लेते हैं क्या वो इतनी काबिलियत रखता है कि हमें लेक्चर दे सकता है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA उर्दू का रिजल्ट वेटिंग में, 7वीं डिग्री IR की एजाज़ी, 8वीं LLB की, क्योंकि छठी डिग्री अभी नहीं आई इसलिए 7 डिग्रियाँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। आज हमारी लॉ गेट की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और ये PPC से हमने शुरू किया। PPC के जो सिलेबस है लॉ गेट का मौजूदा सिलेबस, उसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 से वो स्टार्ट होता है। इस सिलेबस को और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जो हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो हमारी पिछली वीडियो है जिसके अंदर पेपर हल करने से मुतालिक जो हिंट है, वो जो वीडियो है आप उसको सबसे पहले देखेंगे ताकि आपको संजीदगी का एहसास होगा और पता चलेगा कि हाँ लॉ गेट है क्या, ताकि फिर आप जिस वक्त उसको समझ चुके होंगे फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर एक एक पॉइंट जो है वो आपको कीमती नज़र आएगा। वरना फिर आप इसकी कोई अहमियत नहीं देंगे, आप समझेंगे बस मैं वैसे इसको पढ़ रहा हूँ। उसमें डिटेल से बता दिया गया कि हाँ आप फेल क्यों हो रहे हैं, आपके फेल होने के पीछे क्या वजूहात है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे भाई सिर्फ़ और सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप पास हो सकते हैं। क्यों कि आपने देखा है कि 24 जुलाई 2022 का जो टेस्ट है लॉ गेट का, उसमें स्टूडेंट स्ट्राइक कर करके थक गए हैं। कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मगर HEC मान ही नहीं रही। अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं आया कि हाँ वो क्या कर रही है। इस तरीके से वक्त ज़ाया हो रहा है। तो वो स्टूडेंट जो भी वेटिंग में है कि हमें उसमें मार्किंग मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, वो अपना वेट करना छोड़ दें, वो अब नई तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर अल्लाह ताला उनको कर देता है, हमारी तो दुआ यही कि अल्लाह उनको पास कर दे, बाकी अल्लाह ताला के अख्तियार में है। तो असल चीज़ ये है कि जो HEC है वो पाबंद है जो बेयर एक्ट के ज़रिए से, बेयर एक्ट से जो सवाल बनाने की, वो किसी हैंड बुक से, किसी नोट से उनकी पाबंद नहीं है। तो जिन हैंड बुक के, जिन नोट्स के अंदर जो बेयर एक्ट दिए हों रेलिवेंट, वो जो है अथेंटिक है। मगर सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ लेना ही जो है वो आपको पास नहीं करवा देगा, बल्कि उसके अलावा आपको बेयर एक्ट को समझना भी पड़ेगा। और सबसे जो कीमती चीज़ है जो हम आज निकाल कर आपको दिखाएंगे कि एक एक सेक्शन से वो कौन कौन से सवाल बनाकर आपके सामने पेश करेगा, वो किस तरह आपको उलझाएगा। असल चीज़ ये है वो आपको सिंपल सवाल क्यों देगा, वो आपको किस लिए उसने टेस्ट रखा है। उसने इसीलिए रखा है ना कि असेसमेंट टेस्ट है, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, लॉ गेट। वो आपका असेसमेंट करेगा, आपका अंदाज़ा लगाएगा कि इसने LLB जो पास की इसको आते पॉइंट निकालने आते हैं या नहीं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले 3 जो सवाल जो पूरे जो है PPC से बना सकता है, उसमें पहला है जो आपसे पूछ सकता है कि PPC कब इन्फोर्स हुआ, व्हेन PPC वाज इन्फोर्स्ड। तो आप लिखेंगे 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860। तो पहला सवाल वो ये बना सकता है पूरे PPC से। दूसरा पूछ सकता है इसमें कितनी सेक्शन है, तो आप कहेंगे 511 सेक्शन है। तीसरा सवाल बना सकता है इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो आप कहेंगे 23 चैप्टर है। ठीक है, तो देखो 3 सवाल आपके बन गए। अगर वो इनमें से पूछ लेता है तो 3 नंबर आपके खरे हो गए, आपके अपने हो गए। हर एक लफ्ज़ इसमें कीमती होगा। ठीक है, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है जनरल एक्सप्लेनेशन, आम वजूहात। ठीक है, इसकी सेक्शन 6 स्टार्ट कर रहे हैं। छठी सेक्शन के अंदर वो ये कहना चाहता है कि PPC के अंदर कहीं पर लफ्ज़ जनरल एक्सेप्शन दिया हो या ना दिया हो, आप जब भी किसी जुर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी किसी भी आप ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, या फिर आप पेनल प्रोविज़न यानी कि कोई ताज़ीरी हुक्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ताज़ीरी हुक्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, या कोई जुर्म की या ताज़ीरी हुक्म की इलस्ट्रेशन को, उसकी वजाहत को पढ़ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें जनरल एक्सेप्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। छठे सेक्शन में क्या कहता है कि आप कोई भी जुर्म पढ़ रहे हों, ताज़ीरी हुक्म पढ़ जो है, पेनल प्रोविज़न पढ़ रहे हों, या आप कोई इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हों, उसमें जनरल एक्सेप्शन का जिक्र दिया हो या ना दिया हो, आपने ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि ये उसके अंदर इन्वॉल्व है। मसलन PPC ये कहता है
कि जिस इंसान ने भी जुर्म किया, जिस इंसान ने भी कत्ल किया, वो इंसान मुजरिम है। जिसने इंसान की जान ली वो मुजरिम है। मगर जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर ये कहता है कि अगर जान लेने वाला 6 साल या 7 साल का या 7 साल से बड़ी उम्र का यानी 10 साल तक का बच्चा है, ठीक है, अगर वो जान ले लेता है, बेशक कि उसने जान ली है इंसान ली, मगर वो मुजरिम नहीं है। सेम इस तरीके से जनरल एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर एक डॉक्टर जो माहिर हो और वो अच्छी नीयत के साथ, गुड फेथ के साथ अगर ऑपरेशन करता है और किसी इंसान की जान ले लेता है, तो वो डॉक्टर भी कातिल नहीं, उसने जुर्म नहीं किया। सेम इस तरीके से एक औरत का रेप किया जा रहा है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो किसी का कत्ल कर देती है, तो वो कोई जुर्म नहीं है। इसी तरीके से कोई अपनी प्रॉपर्टी को, कोई आग लगा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को या तोड़ रहा है और उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, तो जनरल एक्सेप्शन क्या कहती है कि वो किसी इंसान की जान ले ले, सेल्फ डिफेंस में ले ले, तो वो शख्स जो है वो मुजरिम नहीं होगा। तो ये कौन बता रहा है? जनरल एक्सेप्शन। तो छठी वो क्या बता रही है डेफिनेशन, छठी जो सेक्शन है चैप्टर 2 की, वो ये कहती है पूरे पीपीसी कोड में कहीं पर भी जो जुर्म के बारे में कहा जाए, पैनल प्रोविज़न के बारे में कहा जाए, एक्सप्लेनेशन के बारे में कहा जाए जुर्म वगैरह की, अगर उसके अंदर जनरल एक्सेप्शन का जिक्र आए या ना आए, आपने ऑटोमेटिकली समझ लेना है इसमें जनरल एक्सेप्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आपको सेक्शन 6 में से किस तरीके से उलझा के सवाल पूछेगा, हमने वो देखना है। हमारी कोशिश ये कि आपको पूरे के पूरे जो चैप्टर 2 है इसके सेक्शन 6 से लेके 52A तक आज ही इसी लेक्चर में कवर करवा दें। मगर अगर ना हो सके तो फिर इसकी दूसरी वीडियो होगी, क्योंकि जब वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो वीडियो जो है अपलोड होने भी मसला होता है और फिर वो जब स्टूडेंट उसको चलाते हैं तो वो रुक कर चलती है। और हाँ, इसी से एक और बात याद आई, एक्सपर्ट से हमने पता किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट डायरेक्ट लिंक के ज़रिए देख रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी वीडियो बार बार जो है वो रुकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहे, ये तो मुफ्त है, तो आप इस चैनल को, आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसको दबा दें और वहाँ पर ऑप्शन आएगा आल को ज़रूर दबाना, आल को नहीं भूल जाना। जब आल को दबा देंगे उसका मकसद है कि हर आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाएगा। अब आपने वो वीडियो देखनी है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं देखनी तो आपकी मर्ज़ी, मगर ये कि आप तक पहुँच जाएगी। जब इस तरीके से पहुँचेगी ना, तो फिर वो वीडियो जो है वो ना तो आपसे मिस होगी और ना ही वो वीडियो जो है वो रुक के चलेगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, हमारा काम सिर्फ जो है मशवरा दे देना है। तो सेक्शन 6 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अगर किसी जुर्म के बारे के अंदर, पैनल प्रोविज़न के बारे के अंदर या उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में कहीं पे भी पूरे पीपीसी में कहीं पे जिक्र आए, मगर जनरल एक्सेप्शन का जिक्र आए ना आए, जनरल एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली उसमें शामिल होंगी। हम ये समझ जाएंगे कोई कत्ल किया है, कत्ल की डेफिनेशन आई तो आप समझ जाएंगे ये कत्ल 7 साल के बच्चे पर लागू नहीं होता, ये कत्ल जो है किसी ने अपनी सेल्फ डिफेंस में किया तो लागू नहीं होता। इस तरह आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से आपको पॉइंट कौन सा उलझाएगा? सबसे पहले पॉइंट जो उलझाएगा, यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। लफ्ज़ कोड इस्तेमाल किया सेक्शन 6 में, वो आपको कोड की जगह तब्दील करके लफ्ज़ डाल देगा इन दिस चैप्टर। अगर आपने चैप्टर को टिक कर दिया कि ये सही है, आपका पूरा सवाल गलत हो गया। कोड अगर लिखा होगा तो ठीक है, या लिखा हो पीपीसी तब ठीक है। कोड का मतलब है पूरी पीपीसी की किताब, ठीक है। तो पहला कहाँ पे उलझाएगा? कोड की जगह पे लिख देगा इन दिस चैप्टर, तो आप कह देंगे ये गलत है। या तो कोड लिखा हो या पीपीसी लिखा हो तब ठीक है। या आपको कोड तो लिख देगा वो, मगर आगे लिख देगा कि इन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ दिस कोड, ठीक है, इन सर्टेन पॉइंट ऑफ दिस कोड डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट द एक्सेप्शन। अब आपका ये भी गलत है, इन सर्टेन पॉइंट नहीं बल्कि क्या, थ्रू आउट ऑफ दिस कोड, इस पूरे कोड में, या थ्रू आउट ऑफ पीपीसी, पूरे पीपीसी में जहाँ पे भी जुर्म की डेफिनेशन आएगी वहाँ पे ये क्या नाम है, पैनल प्रोविज़न की आएगी या इलस्ट्रेशन की आएगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन शामिल हो जाएंगी। तो उसने पहला कहाँ पे उलझाया आपको? कोड की जगह पे चैप्टर डाला गलत, या तो कोड डाले तब ठीक है, या पीपीसी डाले तब ठीक है। दूसरा, थ्रू आउट ऑफ दिस कोड का लफ्ज़ ठीक होगा। अगर उसने लिखा इन सर्टेन पार्ट ऑफ दिस कोड तब गलत है, या इन पार्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस कोड वो भी गलत है। कौन सा सही है? थ्रू आउट ऑफ दिस कोड या ऑल दी सेक्शन ऑफ दिस कोड, वो सही होगा, या इन होल ऑफ दिस कोड, ये सही होगा, यानी पूरा कोड।
आगे है हमारे पास कि सेक्शन जो है 7, सेक्शन 7 हमें ये बताती है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी, कि एक मर्तबा अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वजाहत, कोई भी सेंस अगर पीपीसी में एक जगह पे इस्तेमाल हुई है तो वही सेक्शन आगे ऑटोमेटिकली रिपीट होती चली जाएगी। सिंपल वर्डिंग में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो ये कहे ना कहे कि इसमें जनरल एक्सेप्शन शामिल है, सेक्शन 6 में क्या बताया, जनरल एक्सेप्शन शामिल है, वो कहे ना कहे आपने समझ जाना है कि जहाँ पे भी कोई जुर्म आएगा जनरल एक्सेप्शन इसमें इन्वॉल्व है, कि जनरल एक्सेप्शन को हम भुला नहीं पाएंगे, जनरल एक्सेप्शन को इन्वॉल्व करते जाएंगे, कि जनरल एक्सेप्शन जो है वो जुर्म में शामिल नहीं होती। ठीक है, तो सेम इस तरीके से अगर कोई एक सेंस अगर इस पूरे कोड में इस्तेमाल कर दी गई है वही सेंस पूरे कोड में रहेगी, ये कहा। अब इसमें आपको उलझा कहाँ पे सकता है, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे असल चीज़ है एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, कोड की जगह पे लिख देगा एनी चैप्टर ऑफ दिस कोड। चैप्टर का लफ्ज़ आया जिस तरह पीछे आया था वहाँ भी गलत, यहाँ पे भी कोड की जगह पे चैप्टर आ गया तो वो भी गलत। फिर आपको लफ्ज़ उलझा देगा एनी के ज़रिए भी। देखो आप लॉ गेट का जो पिछला टेस्ट गुजरा, एनी वाले तो लफ्ज़ पूछे गए हैं, ठीक है, एनी डिक्री या एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल, तमाम डिक्रियाँ अपीलेबल हैं, ये सही है। अगर वो कहता है डिक्री इज़ अपीलेबल सीपीसी में तो डिक्री अपीलेबल गलत है, एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल, एवरी का लफ्ज़ कीमती है, तो यहाँ पे एनी और एवरी वही एक चीज़ है। तो एनी पार्ट या एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, एवरी का लफ्ज़ डालेगा तो ठीक होगा। अगर वो कहता है इन पार्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस कोड, बिल्कुल वही जो 6 में हमने समझाया कि अगर पार्टिकुलर डाल दे या स्पेसिफाइड का लफ्ज़ डाल दे कोड के साथ तो आप कहेंगे गलत है, बल्कि क्या ठीक है, एनी पार्ट या थ्रू आउट ऑफ दिस पार्ट या ऑल दी पार्ट, ये सही है कि इस कोड में, तमाम कोड में जहाँ पे भी एक मरतबा सेंस ऑफ एक्सप्रेशन आ गई वो पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे पीपीसी के अंदर इस्तेमाल होगी। अब है सेक्शन 8 जेंडर। ये बताता है कि प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव यूज्ड फॉर एनी मेल और फीमेल, जो प्रोनाउन है ही या ही से निकले हुए उसके डेरिवेटिव या उसके अक्स, वो क्या है, वो मेल के लिए भी इस्तेमाल है, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल है। सिंपल वर्डिंग में जज साहब ने कहा कि औरत ने जो है कोई सज़ा की तो उसने औरत को सज़ाए मौत सुना दी, तो उसने क्या कह दिया कि शी इज़ सेंटेंस टू डेथ, ठीक है, उसको मौत की सज़ा दे दी गई। तो उस कहना ये था, मगर जज साहब ने लिख दिया ही इज़ सेंटेंस टू डेथ, उसने ही का लफ्ज़ लिख दिया और वो औरत जज साहब के पास आई और कहा जज साहब आपने यहाँ पे गलती की है, मैं तो शी हूँ, आपने लिख दिया ही। तो जज साहब उसको कहेंगे पीपीसी जाके देखो, उसका जो चैप्टर 2 है उसकी सेक्शन 8 खोल कर देखो, वहाँ पे लिखा है कि ही का मतलब शी भी है, ही का मतलब दे भी है, ही का मतलब वी भी है, सब उसमें शामिल हैं। तो ही कह दिया तो उसके अंदर शी भी ऑटोमेटिकली शामिल होगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको जो उलझाएगा वो किस लफ्ज़ में उलझाएगा, जो आपको उलझा कर पूछेगा वो प्रोनाउन की जगह पे लिख देगा नाउन, ठीक है। क्या लिखेगा, नाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव यूज्ड फॉर एनी मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो कहाँ नाउन नहीं, अगर नाउन लिखा है वो सवाल गलत है, सिर्फ प्रोनाउन। नाउन किसको कहते हैं, नाम को। जब उसने नाम दे ही दिया तो वो तो नाम तो हमें समझ ही आ गया। उसने कहा जाहिद को सज़ाए मौत दी जाती है, शबाना को सज़ाए मौत दी जाती है, वो तो समझ आ गया वो लड़की है वो लड़का है। यहाँ पे नाउन का जिक्र नहीं है, बार बार समझ लें, प्रोनाउन ठीक होगा अगर प्रोनाउन जेंडर में लिखा है तो। अगर नाउन का लफ्ज़ आया आप गलत कर देंगे। फिर दूसरा यहाँ पर लफ्ज़ लिखेगा एंड डेरिवेटिव्स, अगर वो लिख दे ओनली प्रोनाउन, तो देखो प्रोनाउन लिख रहा है मगर डेरिवेटिव का जिक्र नहीं कर रहा तब भी गलत है। वो लिख दे प्रोनाउन ही ओनली यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल, प्रोनाउन ही यूज्ड ओनली फॉर मेल एंड फीमेल, ये भी गलत है। क्यों कि ही के साथ उसके डेरिवेटिव जो उससे अक्स किए जा सकते हैं वो भी ही और शी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब है हमारी सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहती है, ये नंबर के बारे में बताती है कि क्या कहती है, अनलेस कंट्रेरी अपीयर, जब तक कि कोई उल्ट साबित ना हो जाए, इसके खिलाफ साबित ना हो जाए, फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इसके मतन से। वर्ड इंपॉर्टिंग सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, जब भी लफ्ज़ सिंगुलर आएगा, वाहिद आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली जमा का लफ्ज़ शामिल हो जाएगा। और
वर्ड इंपॉर्टिंग प्लूरल इनक्लूड सिंगुलर, अगर लफ्ज़ जमा आएगा तो उसमें वाहिद शामिल हो जाएगा। तो क्या कहा, जब भी पीपीसी के अंदर कभी भी लफ्ज़ सिंगुलर आएगा उसमें जमा भी शामिल है। वाहिद लिखा होगा जमा शामिल, जमा लिखा होगा वाहिद शामिल। ठीक है, अब यहाँ आपको उलझाएगा, किस तरीके से आपको सवाल बना के देखेगा। वर्ड सिंगुलर इनक्लूड ओनली सिंगुलर, गलत। क्या वर्ड जो वाहिद है उसमें सिर्फ वाहिद शामिल है, गलत है। सही क्या है, वर्ड सिंगुलर इनक्लूड प्लूरल, ये सही है। दूसरा आपको उलझा देगा, वर्ड प्लूरल इनक्लूड ओनली प्लूरल, कि जो जमा है उसमें सिर्फ जमा ही शामिल होता है, गलत। सेक्शन 9 ने क्या बताया कि इन वर्ड सिंगुलर प्लूरल इज इंक्लूड एंड इन वर्ड प्लूरल सिंगुलर इज इंक्लूड, कि अगर उसने वाहिद का उसमें जमा भी शामिल है, जमा का उसमें वाहिद भी शामिल है। एक और इसमें आपको नुक्ता उलझा सकता है, और ये वाली बात अपने जहन में रख ले, जब भी ये वाला लफ्ज़ किसी भी सेक्शन में आए, अनलेस कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक के मतन से मुतजाद शामिल साबित ना हो, जब ये आए तो अपने कानों को अलर्ट कर लेना कि हाँ ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। अगर वो कह दे आपके अंदर कि ओनली वर्ड सिंगुलर इनक्लूड प्लूरल एंड वर्ड प्लूरल इनक्लूड सिंगुलर, तो गलत है। असल लफ्ज़ क्या है, अनलेस कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड इंपोर्टिंग सिंगुलर इनक्लूड प्लूरल, वर्ड इंपोर्टिंग प्लूरल इनक्लूड सिंगुलर। तो कंट्रेरी का लफ्ज़ अहम है इसके अंदर। तो आपको 9 में उसने कहाँ पे उलझा दिया, उसने उलझा दिया कि वाहिद सिर्फ वाहिद होता है, जमा सिर्फ जमा होता है। आप कहेंगे नहीं, वाहिद में जमा शामिल है, जमा में वाहिद शामिल है। और दूसरा कि अनलेस कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक कि कोई इसके अलावा अलग बात साबित ना हो जाए तब तक ये सिंगुलर सिंगुलर होगा। तब तक जो है सिंगुलर में प्लूरल शामिल है, यानी वाहिद में जमा शामिल है, जमा में वाहिद शामिल है, जब तक कोई दूसरी और चीज़ अलग साबित ना हो जाए तब तक। अगर कोई अलग चीज़ साबित हो जाती है तो वाहिद का मतलब फिर वाहिद ही बनेगा, जमा का मतलब जमा ही बनेगा। ठीक है, अगर कोई अलग चीज़ साबित हो तो उसके मतन से। सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर सेक्शन में क्या लिखा, आदमी और औरत। दी वर्ड मैन डिनोट मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, जो आदमी है, लफ्ज़ मैन जो है उसमें हर आदमी शामिल है, हर एज का। दी वर्ड वुमेन डिनोट फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और वुमेन लफ्ज़ में औरत शामिल है हर तरह की उम्र की। यानी क्या कहा गया, जब लफ्ज़ मैन आ गया उसमें आदमी ज़ात रखने वाला, आदमी जेंडर, आदमी जिन्स रखने वाला बच्चा भी शामिल है, जवान भी शामिल है, बूढ़ा भी शामिल है, लड़का भी शामिल है, उधेड़ उम्र भी शामिल है। वो सब के सब मेल कहलाएंगे। कानून ये नहीं लिखेगा ओल्ड मैन, ठीक है, बॉय मैन, ये नहीं, बल्कि सिर्फ मैन लिख देगा। उसका मतलब है तमाम के तमाम जिन्स आदमी। जब लिख दिया वुमेन, वो ये नहीं लिखेगा वुमेन गर्ल, ठीक है, वुमेन ऑफ दैट पार्टिकुलर एज, इस उम्र की लड़की नहीं, गलत। वो सिर्फ वुमेन लिखा तो उसका मतलब है तमाम औरतें, जो औरत जिनसे ताल्लुक़ रखती, बच्ची हो, बूढ़ी हो, ज़ईफ़ हो, वो सब वुमेन में शामिल है। अब सेक्शन 10 में आपको कैसे उलझा सकता है, आपको लिखेगा मैन डिनोट मेल एडल्ट ओनली। मैन के अंदर सिर्फ बालिग आदमी शामिल होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ पीपीसी, पीपीसी की सेक्शन 10 के मुताबिक, गलत। बल्कि असल क्या है, मैन डिनोट मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, हर उम्र का इंसान उसमें शामिल है। इसी तरीके से फीमेल में आपको उलझा देगा, फीमेल डिनोट फीमेल एडल्ट ओनली, फीमेल का मतलब है सिर्फ बालिग लड़की। आप कहेंगे नहीं, फीमेल का क्या नाम है, वुमेन का मतलब है फीमेल ऑफ एनी काइंड ऑफ एज, किसी भी तरह की जो उम्र की लड़की होगी, औरत होगी, वो वुमेन ही कहलाएगी। एक और आपको यहाँ पे उलझाएगा और बड़ा गंदा उलझाएगा, वो ये है कि इन मैन एंड वुमेन कंपनी इंक्लूडेड, ठीक है, मैन और वुमेन के अंदर जो है वो कंपनी भी शामिल है, गलत। मैन वुमेन में कंपनी शामिल हो ही नहीं सकती। कंपनी शामिल होती है पर्सन में, जो अगला सेक्शन आ रहा पर्सन। तो जब भी लिखा हो मैन वुमेन में कंपनी शामिल है, आप कहेंगे गलत। मैन वुमेन में सिर्फ आदमी और औरत शामिल हैं किसी भी एज के। अब सेक्शन 11 इसमें बता रहा पर्सन, दी वर्ड पर्सन इंक्लूडेड एनी कंपनी, जो वर्ड पर्सन है उसमें शामिल है कोई भी कंपनी, आर एसोसिएशन या कोई भी जमात, आर बॉडी ऑफ पर्सन या लोगों का ग्रुप,
वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जो कॉर्पोरेटेड हो या ना हो। तो पर्सन में क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया जब भी लफ्ज़ कानून में पर्सन आ जाए तो उसका मकसद सिर्फ जिंदा इंसान ही नहीं है, बल्कि कंपनियां भी पर्सन कहलाती हैं। कंपनियों के खिलाफ भी दावे होते हैं, कंपनी खुद भी एक शख्स के तौर पे दावा करती है। इस तरह रजिस्टर्ड जो जमातें होती हैं, रजिस्टर्ड जो फर्म होते हैं, वो भी एक पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे उलझा सकता है इसके अंदर, तो पर्सन में क्या कहेगा आपको कि पर्सन में आदमी इंसान भी शामिल है, इंसानों के ग्रुप भी शामिल हैं, और कंपनी भी शामिल है, चाहे कॉरपोरेटेड हो या ना कॉरपोरेटेड हो। यहाँ तक इसने सेक्शन 11 ने कहा। अब उलझाएगा कैसे, यहाँ से हम देखते हैं। आपको उलझाएगा कि पर्सन इंक्लूड ओनली ह्यूमन बीइंग, पर्सन के अंदर सिर्फ इंसान शामिल है, गलत। हमने अभी देखा उसमें कंपनी भी शामिल है। फिर आपको उलझा देगा कि पर्सन इंक्लूड सर्टेन पर्सन ओनली, उसमें सिर्फ खास लोग शामिल है, गलत। या उलझाएगा पर्सन इंक्लूड सर्टेन कंपनीज ओनली, पर्सन में सिर्फ खास कंपनियां शामिल है, गलत। या उलझा देगा कि पर्सन इंक्लूड बॉडी ऑफ सर्टेन पर्सनस एंड देयर कलेक्टिव ग्रुप्स, कि पर्सन के अंदर खास लोग और उनके ग्रुप शामिल हैं, नहीं, बल्कि सही क्या होगा, पर्सन इंक्लूड एनी पर्सन, एनी कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सही है। या इस तरह भी आपको उलझा सकता है कि ओनली कॉर्पोरेटेड कंपनीज आर इंक्लूडेड इन पर्सन, सिर्फ कॉर्पोरेटेड कंपनियां जो है वो पर्सन कहलाती हैं। आप कहेंगे नहीं, कंपनीज मे बी कॉर्पोरेटेड और नॉट, दे आर इंक्लूडेड इन पर्सन। कंपनी कॉर्पोरेटेड हो या ना कॉर्पोरेटेड हो, वो सब की सब जो हैं वो पर्सन में शामिल हैं। ठीक है जी। अब आगे है सेक्शन 12 पब्लिक। पब्लिक के अंदर रोकेगा दी वर्ड पब्लिक इंक्लूड, जो पब्लिक है उसमें शामिल है एनी क्लास ऑफ पब्लिक, किसी भी तरह की जो क्लास है, किसी भी तरह का जो जमात है ऑफ पब्लिक लोगों की, और एनी कम्युनिटी, या कोई भी तबका शामिल है। सेक्शन 12 ने बताया कि पब्लिक में किसी भी तरह के लोग शामिल हैं, उनकी किसी भी तरह की कम्युनिटी, उनकी जमातें, उनके तबके शामिल हैं। ठीक है, अब आपको उलझाएगा कैसे 12 में, वो कहेगा दी वर्ड पब्लिक। ठीक है, उलझाने का मैं जब भी लफ्ज़ कहूँ तो आप ये समझ जाना, मुझसे सिंपल सवाल नहीं पूछेगा सेक्शन का, बल्कि मुझे इस सेक्शन में इस तरह उलझा के सवाल पूछेगा और मुझे इसको तैयार करना है। तो कैसे उलझाएगा आपको पब्लिक के अंदर, वो कहेगा दी वर्ड पब्लिक इंक्लूड कंपनी, कि पब्लिक में कंपनी शामिल है, गलत। कंपनी कहाँ शामिल है, पर्सन में शामिल है, पब्लिक में शामिल नहीं है। फिर आपको उलझाएगा पब्लिक इंक्लूड एसोसिएशन रजिस्टर्ड, वो एसोसिएशन, वो जमातें जो रजिस्टर्ड हों वो भी पब्लिक होती हैं। आप कहेंगे गलत, वो क्या होती हैं, वो पर्सन होती हैं, पब्लिक नहीं होती। एक और बड़ा बारीक नुक्ता, अगर वो ये लफ्ज़ लिखे, मेरा ये लफ्ज़ गौर से समझना, अगर वो लिखे सिंगल पर्सन में बी कॉल्ड एज पब्लिक, अकेला शख्स पब्लिक होता है, गलत। कॉल्ड का लफ्ज़ आ जाए तब गलत, इंक्लूड का आ जाए तब ठीक है। ठीक है, कॉल्ड का लफ्ज़ अगर आ जाए सिंगल पर्सन के साथ तो गलत है, सिंगल पर्सन के साथ इंक्लूड आ जाए वो ठीक है। तो अगर लिखे सिंगल पर्सन में बी कॉल्ड एज पब्लिक, एक अकेला शख्स जो होता है उसको पब्लिक कह सकते हैं, वो पब्लिक होता है। अकेला शख्स पब्लिक होता नहीं, बल्कि क्या, सिंगल पर्सन इंक्लूड इन पब्लिक, सिंगल पर्सन पब्लिक में शामिल होता है। अकेला शख्स पूरी पब्लिक नहीं होता, बल्कि वो पब्लिक में शामिल होता है। ठीक है, कॉल्ड आ जाएगा तो गलत, वैसे आ जाएगा तो ठीक है। 13वीं जो सेक्शन है ये ओमिटेड है, ये हज़फ कर दी गई, ये शामिल नहीं है। 14वीं जो सेक्शन है वो है सर्वेंट ऑफ द स्टेट, हुकूमत का मुलाजिम, सरकार का मुलाजिम, सल्तनत का मुलाजिम। ठीक है, याद रखना, सर्वेंट ऑफ द स्टेट बिल्कुल अलग चीज़ है, पब्लिक सर्वेंट अलग चीज़ है। सर्वेंट ऑफ द स्टेट हमेशा आता है सेक्शन 14 में पीपीसी में, और पब्लिक सर्वेंट आएगा सेक्शन 21 जो है पीपीसी में, वहाँ पर ये अलग चीज़ें हैं। तो सेक्शन 14 में क्या बताया गया, सर्वेंट ऑफ द स्टेट, दी वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर एंड सर्वेंट। जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है उसमें तमाम के तमाम ऑफिसर और तमाम के तमाम मुलाजमीन सर्वेंट शामिल होंगे। कॉन्टिन्यूड जो जारी रखे हुए हैं, अपॉइंटेड जिनको अपॉइंट किया गया हो, एम्प्लॉयड या किसी को नौकरी दी गई हो इन पाकिस्तान में, या बाय
अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट, किसकी अथॉरिटी में वो काम करते हों, या तो फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविजनल गवर्नमेंट की। तो उसमें क्या कहा गया, कोई भी शख्स, कोई भी ऑफिसर, कोई भी सर्वेंट वो कंटिन्यू जारी रखा हुआ है, उसको अपॉइंट नामजद किया गया है, एम्प्लॉयड उसको जॉब दी गई हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, और वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत भी काम कर सकता हो या प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके तहत भी काम कर सकता हो, तो वो शख्स सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाएगा। यहाँ तक बात की 14 सेक्शन में। अब यहाँ आपको 14 सेक्शन में कैसे उलझा के पूछेगा, आपको पूछेगा सर्वेंट ऑफ द स्टेट इंक्लूड ऑफिसर ओनली, कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट में सिर्फ ऑफिसर शामिल, आप कहेंगे गलत क्योंकि इसमें तो सर्वेंट भी शामिल हैं। या वो ये पूछ ले कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट इंक्लूड सर्वेंट्स ओनली, सर्वेंट ऑफ द स्टेट में सिर्फ सर्वेंट शामिल हैं, आप कहेंगे नहीं इसमें ऑफिसर भी शामिल हैं। ठीक है, तो आगे आपसे पूछ सकता है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट ओनली गिव देयर सर्विस अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के तहत अपनी खिदमत जारी रखते हैं, गलत, बल्कि वो फेडरल के तहत भी रख सकते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट के तहत भी रख सकते हैं। तो सेक्शन 14 ने क्या बताया, कोई ऑफिसर हो, कोई सर्वेंट हो, चाहे वो अपनी कंटिन्यू अपनी सर्विस को जारी रखा हुआ हो या अपॉइंट किया गया हो या एम्प्लॉयड किया गया हो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, या पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर, वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत हो या प्रोविजनल गवर्नमेंट के तहत हो, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाता। आपको कह सकता है कि ये वाले जो लोग हैं ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते नहीं, पब्लिक सर्वेंट 21 सेक्शन में आएगा। हमारी सेक्शन 15 और 16 जो है वो रिपील्ड है। सेक्शन 17 गवर्नमेंट, इसमें कहा गया दी वर्ड गवर्नमेंट डिनोट, जो लफ्ज़ गवर्नमेंट है वो जाहिर करता है किस चीज़ को, दी पर्सन और पर्सन्स, एक शख्स या बहुत से शख्स, अथोराइज्ड बाय लॉ, जिनको कानून ने इजाज़त दी हो, उनको अथॉरिटी दी हो, टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, कि वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को चलाए पाकिस्तान में, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या पाकिस्तान के किसी हिस्से में। तो देखो 17वीं सेक्शन ने क्या कहा कि गवर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी शख्स अकेला हो या शख्सों की जमात हो, उसको कानून अथोराइज कर दे, उसको ताकत दे दे कि वो क्या करे, एडमिनिस्टर करे, चलाए, किसको, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, इंतज़ामी गवर्नमेंट को चलाए। ठीक है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी हिस्से में, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट। अब आपको कैसे उलझा सकता है, आपको यहाँ पे उलझाएगा दी गवर्नमेंट मीन टू एडमिनिस्टर दी जुडिशरी एज ए गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का मतलब है कि जो जुडिशरी होती है वो गवर्नमेंट नहीं, गलत, जुडिशरी गवर्नमेंट नहीं होती, अदलिया गवर्नमेंट नहीं है। जब वो कह सकता है कि गवर्नमेंट मीन टू एडमिनिस्टर लेजिस्लेटिव एज ए गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का मतलब है जो लेजिस्लेटिव इदारा होता है, जो कानून साज इदारा, वो गवर्नमेंट है, नहीं वो गवर्नमेंट नहीं है। ना तो अदलिया गवर्नमेंट है, ना ही कानून साज लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, ना तो जुडिशरी गवर्नमेंट है, ना लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, बल्कि गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, उसके साथ बेशक गवर्नमेंट लिखे ना लिखे, आप उलझ जाएंगे कि हाँ ऊपर भी गवर्नमेंट लिखा है और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, दोबारा गवर्नमेंट का लफ्ज़ आ गया, तो शायद ये नहीं है। नहीं, वो एग्जीक्यूटिव के साथ गवर्नमेंट लिखे या नहीं लिखे, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अगला है 18वीं, ये रिपील्ड है। 18वीं रिपील्ड है। 19वीं जो है ये बताती है कि जज कौन होता है। 19वीं सेक्शन में लिखा जज नॉट ओनली ए पर्सन, जज सिर्फ वही शख्स नहीं है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, जिसको सरकारी तौर के ऊपर जज बनाया गया हो, जज अपॉइंट किया गया हो, सिर्फ वही जज नहीं होता। बट आल्सो एवरी पर्सन इज ए जज, बल्कि हर शख्स वो जज है। अथोराइज्ड बाय लॉ, जिसको कानून ने अथॉरिटी दे दी हो टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, मे बी सिविल और क्रिमिनल, कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग को जो है वो प्रोसीड करे,
टू प्रोसीड एनी लीगल प्रोसीडिंग मे बी सिविल और क्रिमिनल, कि वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को प्रोसीड करे, उसको चलाए, वो क्या होता है, वो जज होता है। तो जज के अंदर क्या बताया गया, सेक्शन 19 ने यहाँ तक बताया कि जो सिर्फ सरकारी तौर के ऊपर जो जज अपॉइंट होता है, जो नामजद होता है, जिसको जॉब जज की दी जाती है, सिर्फ वही जज नहीं होता, बल्कि उस शख्स को भी आप जज कह सकते हैं कि जो आर्जी तौर के ऊपर गवर्नमेंट ने किसी को अथॉरिटी दे दी कि आप ये सिविल केस सुन लें या ये क्रिमिनल केस सुन लें, तो वो भी जज कहलाएगा। अब यहाँ से आपको किस तरह उलझाएगा, यहाँ आपको कहेगा ए डेफिनेट जजमेंट, ठीक है, कि नहीं, आपको उलझाएगा कि ओनली द जज दैट इज नॉमिनेटेड और दैट इज डेजिग्नेटेड एज ए जज ही इज कॉल्ड जज ओनली। वो शख्स के जो जज के तौर पर जो है अपॉइंट किया गया हो, सिर्फ वही जो है, यानी जो सरकारी तौर के ऊपर जज बना हो, जिसको जज की नौकरी दी हो, वो जज है। आप कहेंगे नहीं, अगर लिख दो सिर्फ ओनली, आप कहेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे, जज इंक्लूड द जज दैट इज अपॉइंटेड बाय लॉ एंड आल्सो दोज पर्सन दैट आर अथोराइज्ड बाय लॉ टू प्रोसीड ए लीगल प्रोसीडिंग दैट मे बी ए सिविल और क्रिमिनल, कि वो भी जज होता है कि जिसको कानून इजाज़त दे दे, ठीक है। तो आपको कहाँ उलझाएगा, द ओनली अपॉइंटेड जज आर कॉल्ड जज, आप कहेंगे नहीं। या कह सकता है कि ओनली दोज पर्सन आर जज दैट आर अथोराइज्ड बाय लॉ टू प्रोसीड ए लीगल प्रोसीडिंग मे बी सिविल और क्रिमिनल, सिर्फ वही जज होता है जिसको कानून ने इजाज़त दे दी हो, तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि दोनों जज हैं कि जो कानूनी तौर के ऊपर जिसको जॉब दी गई हो वो भी जज, और वो भी जज कि जिसको लीगली अथोराइज किया गया हो वो भी जज है। वो अपील, आप ये भी कह सकता है कि सिर्फ वही जज होता है कि जो अपील सुन सकता हो, आप कहेंगे नहीं, जज अपील सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता, ठीक है, यहाँ भी आपको पूछ सकता है। सेक्शन 20 आपको बताता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, अदालत इंसाफ किसको कहते हैं। सेक्शन 20 बताता है कि द कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड जज डिनोट हु इज इम्पावर्ड, जज का मतलब है जो इम्पावर्ड बाय लॉ, जिस शख्स को कानून ने ताकत दी हो, टू एक्ट जुडिशली ओनली, कि वो अकेला शख्स बैठकर जज के तौर पर अपने अख्तियारात को संभाले। अगर अकेला शख्स है तो लफ्ज़ क्या आएगा, टू एक्ट जुडिशली अलोन, अलोन, अगर अकेला है तो अलोन। अगर वो शख्स अकेला जज नामजद नहीं किया, बहुत से जजों को इकट्ठा बिठाकर उनको जज का अख्तियार दे दिया। आपने सुना ना कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया। 5 रुकनी का मतलब है 5 जज मिलकर एक जज बने हैं, ठीक है। उन 5 की जो उनका फैसला आया वो एक फैसले में कन्वर्ट हो गया। तो क्या कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या, वर्ड जज डिनोट हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, वो अकेला जज के जिसको कानून ने ताकत दी हो, कोई अकेला वो जज के तौर पे काम करे, वो भी जज है। आल्सो ए बॉडी ऑफ जजेस, और जजों का वो पूरा की पूरा ग्रुप, हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको कानून ने ताकत दी हो, टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, कि वो बॉडी के तौर के ऊपर काम करें, तो वो भी जज है। अब आपको इसमें उलझाएगा कैसे, जहाँ लफ्ज़ लिखेगा ना द वर्ड सिंगल जज, ठीक है, उसके साथ आपको लिख देगा कि द वर्ड सिंगल जज डिनोट ए बॉडी ऑफ जज। सिंगल जो जज होता है वो बॉडी ऑफ जज के तौर के ऊपर डिनोट करता है, नहीं। सिंगल जज क्या होगा, टू एक्ट जुडिशली अलोन, और बॉडी ऑफ जजेस क्या होगी, टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी। सिंगल क्या होगा, टू एक्ट जुडिशली अलोन, तब ठीक है, और बॉडी ऑफ जज क्या होगी, टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, तब ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम नुक्ता कि व्हेन ए जज और बॉडी ऑफ जजेस व्हेन नॉट एक्टिंग एज ए जज कैन अमाउंट टू द कैटेगरी ऑफ जज। आपसे पूछ सकता है, जब एक जज या जजेस की बॉडी जज के तौर पर काम ना कर रही हो, तो क्या वो जज हैं, यानी जज बैठा है या कोई जजेस की बॉडी है, वो कानूनी कोई प्रोसीडिंग नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, अपना कोई खाना खा रहे हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, तो क्या वो भी जज के अमाउंट में आ रहा है? नहीं। जब वो लीगल प्रोसीडिंग को प्रोसीड करता है तब वो जज है, जब वो प्रोसीडिंग लीगल को प्रोसीड करता है तब जज है, जब वो डेली रूटीन को अदा कर रहा हो तब वो जज नहीं है। व्हेन एनी जज परफॉर्मिंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज आर दे कॉल्ड एज ए जज, कि अपने घरेलू जो काम करता है कोई जज, वो जज होता है उस वक्त? नहीं, वो जज नहीं, वो काम पर्सन है, ठीक है, तो वो जज नहीं है।
तो यहाँ आप उलझा सकते हैं इस तरह। सेक्शन 21 के अंदर है पब्लिक सर्वेंट, ये बड़ी लंबी सेक्शन अब चलेगी, ठीक है। इसका उल्ट क्या बताई थी, सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट, वो अलग है और पब्लिक सर्वेंट 21 अलग है, 14 अलग 21 अलग। अब यहाँ पर कहा गया 11 तरह के लोगों को की ग्रुपों को पब्लिक सर्वेंट कहा गया, ठीक है। पहला जो उसका है वो ओमिटेड है, ठीक है। यहाँ क्या क्या, पब्लिक सर्वेंट, वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो नीचे दी गई किसी भी तरह के लोगों की जो जमात होगी वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगी। दूसरी का ताल्लुक, पहली ओमिटेड है, दूसरी का ताल्लुक है एवरी कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, कोई भी कमीशन ऑफिसर, वो बेशक मिलिट्री फ़ौज हो, वो बेशक नेवी की फ़ौज हो, वो एयरफोर्स की फ़ौज हो, तमाम की तमाम पब्लिक सर्वेंट है। तो दूसरी सेक्शन का ताल्लुक है फ़ौज। अगर आपसे फ़ौज के मुताल्लिक कुछ भी पूछ ले कि फ़ौज जो होती है वो पब्लिक सर्वेंट होती है या नहीं, आप कहेंगे फ़ौज और फ़ौज का हर बंदा पब्लिक सर्वेंट है। अब आपसे पूछ सकता है कि ओनली दोज मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स आर कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट दैट सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट ओनली, कि सिर्फ वही पब्लिक सर्वेंट कहलाएगी जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के तहत फौजी काम कर रहे, नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम करे या वो प्रोफेशनल गवर्नमेंट के तहत काम करे, तमाम फौजी क्या होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब तीसरी सेक्शन, तो देखो दूसरी का ताल्लुक था फौजियों से, तो तमाम फौजी पब्लिक सर्वेंट है। तीसरी का ताल्लुक है जज से, एवरी जज इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, तमाम तरह के जज, वो मजिस्ट्रेट हों, वो कोई भी हों, वो जज हों, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है। अगर लिख देगा कि ओनली स्पेसिफाइड क्लास ऑफ जज आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट ओनली, सिर्फ खास तरह के जजों की जो क्लास है सिर्फ वही पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, आप कहेंगे नहीं, गलत, एवरी जज इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, हर जज पब्लिक सर्वेंट है। आगे आपसे पूछ सकता है सेक्शन 4, सेक्शन 4 के अंदर है अदलिया से मुताल्लिक, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर होगा वो तमाम के तमाम जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। कोर्ट से, अदालत का कोई भी शख्स होगा पब्लिक सर्वेंट है। अब देखो आपसे इस तरह पूछेगा वो कि क्या, कि एवरी पर्सन दैट इन्वेस्टिगेट द जुडिशियल प्रोसीडिंग ही इज़ कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट, जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करता है क्या पब्लिक सर्वेंट होता है, आप कहेंगे हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन करता है कोर्ट की वो भी पब्लिक सर्वेंट है। वो पूछ सकता है कि जो रिपोर्ट पेश करता है, दैट प्रेजेंटेड रिपोर्ट ऑफ ए मैटर, जो मैटर की रिपोर्ट पेश कर सकता है क्या वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ। देखो 2 सवाल उसने यहाँ से बना दिए। वो पूछ सकता है कि क्या जो किसी रिपोर्ट को अथेंटिकेट करता है, ये सवाल पूछ सकता है कि क्या जो रिपोर्ट को अथेंटिकेट कर सकता है वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। वो कहता है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है, दैट पर्सन ऑफ ए कोर्ट दैट कीप द डॉक्यूमेंट ओनली, जो सिर्फ अपने पास डॉक्यूमेंट रखता है, ही इज़ कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, आप कहेंगे हाँ कहलाता है। वो कहेगा जो वो शख्स टू टेक ए चार्ज, जो सिर्फ चार्ज हाथ में लेता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे ये भी पब्लिक सर्वेंट है। देखो 1-21 के सिर्फ सब सेक्शन 4 से कितने सवाल बनते जा रहे हैं। आप समझते हो कि हाँ मैंने एक सेक्शन वैसे ही चली गई, एक सेक्शन से कितने सवाल बना सकता है वो। जो चार्ज लेता है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। वो कहता है जो डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अदलिया का वो शख्स जो किसी जायदाद का फैसला करता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट, आप कहेंगे हाँ। एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो किसी अदालत के हुक्म को नाफिज करवाता है वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। वो पूछेगा कि टू एडमिनिस्टर ओथ ओनली, जो सिर्फ हल्फ लेता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे जो हल्फ लेने वाला वो भी पब्लिक सर्वेंट है। टू इंटरप्रेटर द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो अदलिया की तर्जुमानी करता है, क्या पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। टू प्रिजर्व ऑर्डर इन कोर्ट, जो कोर्ट के ऑर्डर्स को महफूज रख लेता है, आपसे पूछेगा ये भी पब्लिक सर्वेंट होता है, आप कहेंगे ये भी पब्लिक सर्वेंट होता है। या एनी पर्सन अथोराइज टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटी, कोई भी शख्स जो इस तरह की कोई ड्यूटी करता है पब्लिक सर्वेंट है। तो सेक्शन 21 की सब सेक्शन 4 के अंदर क्या कहा गया, यानी इसकी जो कैटेगरी 4 में क्या कहा गया, अदलिया का हर शख्स चाहे तो वो इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे, अथेंटिकेट करे, डॉक्यूमेंट को अपने पास रखे, चार्ज लगाए, जदादों के फैसले करे, कोई अदलिया के हुक्म की तामील करवाए, हल्फ ले, तर्जुमानी करे, ठीक है, अदालत के कागजात को महफूज रखे, वो सब के सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब सेक्शन 5 का ताल्लुक है कोर्ट हेल्पर से।
यानी कोर्ट के जो हेल्प करने वाले होते हैं। तो एवरी जूरी मैन, जो जूरी होती है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। असेसर जो टैक्स आयद करता है वो भी, कोई जुर्माना आयद करता है, कोई टैक्स आयद करता है, असेसर जो होता है, जो असीर होता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। आपसे पूछेगा क्या असेसर पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ। जूरी मैन पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ। तो वो आपसे पूछेगा मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो लीड कर रहा होता है, यानी वो पंचायत के लोग जो बैठे हैं अदालत के फैसले में मदद करने के लिए, कोई पंचायत बैठी है, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? हाँ, वो पब्लिक सर्वेंट है। मगर यहाँ पे एक बड़ा कीमती नुक्ता है, उसमें आपको उलझा देगा। वो क्या कहेगा कि जो पंचायत होती है, जैसे मैं अपने घर के अंदर बैठकर 5-7 हम ख़ानदान के लोग बैठ के अपने घर का कोई फैसला कर रहे हैं, कोई शादी का फैसला कर रहे हैं, कोई मसला कर रहे हैं, तो क्या हम भी पब्लिक सर्वेंट है? नहीं, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है। क्यों? कि हम कोर्ट की असिस्ट नहीं कर रहे, हम कोर्ट का कोई हेल्प नहीं कर रहे। जब तक पंचायत के लोग कोर्ट की हेल्प नहीं करेंगे, पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। तो आपको उलझा सकता है कि द मेंबर ऑफ पंचायत दैट आर सॉल्विंग देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम ओनली एट डोमेस्टिक लेवल एंड नॉट परफॉर्मिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग और नॉट हेल्पिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, दे आर कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट। उनको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं जो अपने घर के मामलात को निपटा रहे हैं प्राइवेट तौर पर। तो आप कहेंगे नहीं, अगर वो कोर्ट की हेल्प नहीं कर रहे तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। छठा, एवरी आर्बिट्रेटर सालिस। सालिस किसको कहते हैं? हम कानून सालिस में जाके, आर्बिट्रेशन एक्ट में जाके पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ कि वो लोग जो कोर्ट से फैसला ना करवाना चाहते हों, उनका कोर्ट में फैसला लग चुका हो या वो ना लगाना चाहते हों, अगर लग चुका तो कोर्ट की इजाज़त लेकर वो कहें कि हम अपना फैसला, दोनों पार्टियां मिलकर एक थर्ड बंदे को हम चूज़ करती हैं कि ये जो हमारे हक में फैसला कर देगा हमें मंजूर होगा, तो उसको कहते हैं सालिस, आर्बिट्रेटर। तो आपसे पूछेगा छठी से उसके अंदर कैटेगरी में जितने आर्बिट्रेटर होते हैं क्या वो पब्लिक सर्वेंट हैं? आप कहेंगे पब्लिक सर्वेंट है। तो क्या एवरी आर्बिट्रेटर एनी अदर पर्सन हुम एनी मैटर और काज ऑफ एक्शन हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। आर्बिट्रेटर तो होता ही पब्लिक सर्वेंट है अगर वो कोर्ट की असिस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर एक आर्बिट्रेटर, घर का आर्बिट्रेटर, आपसे यहाँ पे उलझा सकता है कि दैट आर्बिट्रेटर दैट इज सॉल्विंग ए डोमेस्टिक प्रॉब्लम ओनली एट ए डोमेस्टिक लेवल, ही इज कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट। क्या वो पब्लिक सर्वेंट कहला सकता है? घर का सालिस, मैं अपना और अपनी बीवी का कोई फैसला करवाने के लिए अपने ससुर को बिठा दूं और अपने वालिद को बिठा दूं, तो क्या वो दोनों के दोनों पब्लिक सर्वेंट है? नहीं। अगर तो वो जुडिशली कोई हेल्प कर रहे हैं तो पब्लिक सर्वेंट है, वैसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या आर्बिट्रेटर जो अदालत की रहनुमाई करेगा पब्लिक सर्वेंट, या जिसका फैसला अदालत कबूल कर लेगी, या जिसका फैसला अदालत के साथ असिस्ट हो जाएगा, या जिसका फैसला इन्फोर्स हो जाएगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा आर्बिट्रेटर। जब वो भी जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है जिसके पास अदालत कोई केस रेफर कर देती है। ठीक है। एनी दैट पर्सन हुम एनी मैटर और काज ऑफ एक्शन, जिसके पास कोई मामला या कोई वजह हैज़ बिन रेफर्ड फॉर डिसीजन, उसके पास रेफर कर दी जाती है, उसके पास भेज दी जाती है कि आप इसको डिसीजन इसका लें, तो वो भी आपसे पूछेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है? आप कहेंगे हाँ। फिर रिपोर्ट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जिससे कोर्ट कोई है जो है डिमांड, रिपोर्ट किसी तरह की कोर्ट जो रिपोर्ट डिमांड करती है, ये रिपोर्ट उससे तलब करती है, रिपोर्ट उसकी तरफ रेफर करती है, वो पूछे वो पब्लिक सर्वेंट है? आप कहेंगे हाँ। देखो इस तरह नुक्ते बनते जा रहे हैं सवालों के कि एक एक सेक्शन से कितनी कितनी चीज़ें पूछता जा रहा है, उसकी सब सेक्शनों से इतना पूछ रहा है। खाली 21 सेक्शन से वो कम से कम 50 सवाल बना के पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो एक सेक्शन के अंदर कितना आपने उलझा दिया, और आप कहें जी मैंने बेर एक्ट तो पढ़ना ही नहीं, मैंने तो नुक्ते निकालने ही नहीं, मैं वैसे ही पास हो जाऊंगा, ये किस तरह हो सकता है? लक हो, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, एक जनरल रूल जो है उसके तहत तो नहीं हो सकता। आगे है 7वां, इसी 21 सेक्शन की जो कैटेगरी 7 है उसमें कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस, ऐसा शख्स जो ऐसे ऑफिस को संभालता हो, टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कि जो ऑफिस किसी शख्स को हिरासत में ले सकता हो या उसको नज़रबंद कर सकता हो, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। कि ऐसा इदारा जो किसी शख्स को बिठा ले, बैठो आप यहाँ पर, उसको हिरासत में ले ले, बंद कर ले, तो वो ऑफिसर भी जो होता है, ये वो पर्सन जो होता है जो हिरासत में लेता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। 8वां, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज, 8वें का ताल्लुक है जुराइम को रोकने वाले लोग,
लोगों की हिफाजत करने वाले, सेहत को बरकरार रखने वाले, लोगों के मामलों में आसानी करने वाले, या किसी लोग टाउन से या किसी सिटी से या किसी डिस्ट्रिक्ट से के अंदर लोगों के लिए आम मफाद के लिए काम करने वाले लोग। मगर अहम नुक्ता आगे आएगा कि वो काम जो है वो रिलीजियस ना हो, वो मजहबी काम ना हो, गैर मजहबी काम हो, गैर मजहबी कोई मामलात हो, लोगों की हेल्प कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हो, इस तरह सैलाब ज़दगान की जो मदद कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई इदारा करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के तहत आकर, तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। तो 8वां क्या बताएगा, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़, क्या अहम आ गया, गवर्नमेंट का ऑफिसर होना ज़रूरी है, आम बंदा नहीं। मैं किसी की सैलाब ज़दगान की मदद करूंगा, आप करेंगे, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिसर हो तब। हुज ड्यूटी इट इज़, और उसकी ड्यूटी भी हो, ये नहीं कि गवर्नमेंट का ऑफिसर तो है, टीचर है, उसकी ड्यूटी तो नहीं ना कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करे या किसी टाउन की मदद करे, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। उसकी ड्यूटी भी हो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, के जुर्म को रोके। तो आपसे पूछिएगा क्या गवर्नमेंट का ऑफिसर जो जुर्म को रोकता है वो पब्लिक ऑफिसर होता है, आप कहेंगे हाँ पब्लिक सर्वेंट होता है। फिर पूछेगा टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, जो सिर्फ जुर्म की इतला देता है गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या वो भी पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। देखो इस तरह सवाल बना रहा है। फिर टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, जो मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में ले आता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जो लोगों की सेहत को कंट्रोल करता है, सेफ्टी उनकी हिफाजत करता है, और कन्वीनियंस या उनको कोई आसाइश प्रोवाइड करता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ पब्लिक सर्वेंट है। फिर 9वां, तो 9वां जो है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू टेक, अगला 9वां क्या आ गया, ऐसा ऑफिसर, ऊपर क्या देखा 8वीं के अंदर, हर वो शख्स जो जुर्म को रोकता हो, जो जुर्म की इंफॉर्मेशन देता हो, यानी जुराइम से ताल्लुक़ रखने वाले, और सेहत के मामले में जो जुराइम की इंफॉर्मेशन देता हो, जो लोगों की सेहत रखता हो, उनकी सेफ्टी रखता हो, उनको आसाइश प्रोवाइड करता हो, और उसकी ये गवर्नमेंट ड्यूटी भी हो, उसकी गवर्नमेंट ड्यूटी भी हो, तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट, वो पब्लिक सर्वेंट है। आगे है कि 9वां, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़, हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी हो, टू टेक, कि वो ले, रिसीव वसूल कर ले, कीप अपने पास रख ले, एक्सपेंड या इजाफा कर दे, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। 9वें कैटेगरी का ताल्लुक है हर वो शख्स जो गवर्नमेंट की जायदाद को, गवर्नमेंट की इमलाक को, पेक्यूनरी मैटर को वो अगर डील करता है तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट होता है। अब वो कौन कौन कर सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट की इमलाक को, टू मेक एन सर्वे, गवर्नमेंट की इमलाक का जो सिर्फ सर्वे करता है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ। वो सिर्फ असेसमेंट करता है, कोई टैक्स वगैरह ऐड करता है, असीर है, पब्लिक सर्वेंट है। कोई कंट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जायदाद का कोई कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, कोई वो रेवेन्यू महकमा माल की कोई प्रोसेस करता है, पूछेगा क्या पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे हाँ। ठीक है, आज हम हाफ ही करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर इन्वेस्टिगेट आर रिपोर्ट पेक्यूनरी मैटर, ये तो पेक्यूनरी मैटर का मतलब होता है मामूली मामलात, गवर्नमेंट के मामूली मामलात की तो रिपोर्ट करता हो, ये उसकी इन्वेस्टिगेट करता हो, क्या पब्लिक सर्वेंट है, आपसे पूछेगा, आप कहेंगे हाँ पब्लिक सर्वेंट है। फिर पूछ सकता है आपसे कि टू मेक और ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट, या तो वो माली मामलात के किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है, क्या पब्लिक सर्वेंट, आप कहेंगे हाँ। या वो ऑथेंटिकेट करता, उसकी तस्दीक करता, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट। जो अपने पास सिर्फ रखता है, बनाता नहीं, सिर्फ रखता है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट। कीप वाला भी पब्लिक सर्वेंट, मेक वाला भी, ऑथेंटिकेट वाला भी। आगे है टू प्रिवेंट इन्फ्रैक्शन, वो रोकता है कानून की खिलाफ वर्जी ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ की, रिलेटिंग टू पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट की इमलाक से हो, उन कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकने वाला भी पब्लिक सर्वेंट है, आप कहेंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर एवरी ऑफिसर हु प्रोवाइड, हर वो ऑफिसर जो प्रोवाइड करता है अपनी सर्विस को, अपनी खिदमात देता है, वो पब्लिक सर्वेंट। रिसीव, वो हासिल करता है, पे कोई तनख्वाह, कोई फ़ीस ले लेता है, कमीशन ले लेता है, ठीक है, अपनी पब्लिक ड्यूटी अदा करते हुए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। इसका 10वां, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर, 10वीं कैटेगरी आ गई। इसका ताल्लुक भी महकमा अमलाक से ही है, पिछले वाले की भी यही, और ये सिर्फ फ़र्क यह है
कि यहाँ पे वो टाउन लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। तो 10वें में क्या है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू टेक सर्विस, जो अपनी खिदमत दे, ठीक है, या कीप, या अपने पास रखे, और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को में इजाफा करे, टू मेक एनी सर्वे, या कोई सर्वे करे, और असेसमेंट, या कोई टैक्स लागू करे, और लेवी एनी रेट, या कोई रसूम अदा करे, उसके लिए कोई करे, और टैक्स या टैक्स ले, मगर अहम क्या, फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस, वो चीज़ लोगों की मफाद के लिए और गैर मजहबी हो, सेक्युलर हो, गैर मजहबी हो। अगर लिख देगा कि फॉर रिलीजियस पर्पस, आपको यहाँ पे उलझा देगा, आप कहेंगे कि नहीं, गलत है, सेक्युलर पर्पस, गैर मजहबी मामला हो। और दूसरा शर्त क्या है, कॉमन पर्पस हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, लोगों के आम मफाद की चीज़ हो, ठीक है। किसकी, ऑफ एनी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। और इसका 11वां है वो ये कि इलेक्शन वाला जो भी शख्स होगा, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्विस है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता, अभी जितने भी हमने सेक्शन जो 21 पढ़ा ना, उसके अंदर आपको एक ऐसे तरीके से उलझा देगा कि बात सारी लिख देगा, मगर एक चीज़ लिखेगा कि सच अबव पर्सन आर पब्लिक सर्वेंट व्हेन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कि ये तमाम शख्स तब पब्लिक सर्वेंट है जब गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया हो। नहीं, क्या सच अबव पर्सन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करे या ना करे, ठीक है, यानी उनको ये कहे कि आप ये ड्यूटी लगाए या ना लगाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करे या ना करे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है। आज के लिए हम आखिरी देख रहे हैं 22वां, कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी कि जो ज़मीन के साथ परमानेंटली अटैच ना हो और फेस्टेंड ना हो, चिमटी ना हो, उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी मूवेबल होती है, ठीक है। अब ये रुमाल है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। घड़ी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं इसको यहाँ से उतार के यहाँ पे रख दूँ। किताब है, मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ रख दूँ। तो वो चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच है और वो उखड़ ना सकती हो, परमानेंटली का लफ्ज़ आएगा, तो वो चीज़ जो होगी वो नॉन मूवेबल। उसके अलावा जितनी चीज़ें वो सारी मूवेबल। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है आपको उलझाने के लिए कि ग्रोइंग क्रॉप्स आर मूवेबल और नॉट, जो उगती हुई फसलें होती हैं क्या वो मूवेबल है या नॉट। आप कहेंगे मूवेबल है। क्यों? उन फसलों को काट के हम अलग कर सकते हैं। क्या एक फसल हमने उगा दी गंदम की और पूरी ज़िंदगी गंदम की वो फसल ज़मीन से चिमटी रहेगी? नहीं ना, बल्कि हम उसको उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में पूछ सकता है कि ये किस कैटेगरी में जाती हैं, तो ये मूवेबल होती हैं, ठीक है। आज हमने ये सेक्शन देखी क्योंकि इसके अंदर हम डेफिनेशंस हैं, तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है कि पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है, फिर उसकी वजाहत करनी पड़ती है, फिर उसके नुक्ते निकालने पड़ते हैं, फिर उलझाने वाले पॉइंट फिर आपको समझाना पड़ता है। तो एक डेफिनेशन पे इतना टाइम लगता है। चैप्टर 2 जैसे ही आगे ख़त्म होगा फिर हम एकदम रन के अंदर आ जाएंगे। फिर आपको एक लेक्चर में काफ़ी सेक्शन आपको मिलेंगी और आगे जो हम नुक्ते निकाल लेंगे ना, वो नुक्ते बहुत कीमती होंगे। तो इसके बगैर स्टूडेंट आपका गुजारा नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस तरीके से तैयारी करें, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे रिस्क है, 5 चांस अगर चांस ख़त्म हो गया, आपका लाइसेंस ज़ाया हो गया। आप जो है वकील होने के बावजूद कभी अदालत में पेश ही नहीं हो सकते। हमारे एक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।